यस स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस, वेरी गुड आफ्टरनून रवीना, रॉबिन, प्रिया, सृष्टि, वेरी गुड आफ्टरनून। आज थोड़ा नेट इशू आ रहा था, लॉगिन ही नहीं हो पा रहा। यस मोहिनी, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऋषभ। यस, in last class we discussed with the structure of the ocean. Yes, very good afternoon ऋषभ। महासागर की आंतरिक संरचना हमने देखा, हमने सारे ओशियंस का मेन फीचर्स देखा कि कौन सा ओशियन किस कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। ठीक है, टुडेज टॉपिक इज ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स, जल धाराएं, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जल धाराएं, आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन के आसपास, पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया के पास कौन सी जलधारा बहती है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। या फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा करंट वार्म करंट है, कौन सा करंट कोल्ड करंट है। क्लियर? तो पहले, सबसे पहले व्हाट इज ओशियन करंट, जल धारा क्या है। ठीक है, एनी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द वाटर इज ओशियन करंट। ठीक है, एक तरह से ऐसे समझिए, सागर के अंदर एक नदी बह रही है, तो सागर में हर जगह वाटर स्टेबल है, स्थिर है, बट बीच में एक स्ट्रीम चल रही है वाटर की। ठीक है ना, तो उसको ओशियन करंट या जलधारा कहते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर मान लो ये पूरा ओशियन है, महासागर है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बीच का पानी स्थिर रहेगा, अगल बगल का पानी गोल गोल घूमता रहता है, ऐसे होता है। ऐसे यहाँ पर भी ये होता है, ये वाटर घूम रहा है, ये ओशियन करंट्स है। ठीक है, तो इक्वेटर से पानी हमेशा पोल्स की तरफ जाता है, इक्वेटर से इधर भी पानी हमेशा पोल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, यस, वेरी गुड आफ्टरनून अब्दुल, हर्षवर्धन। तो देखिए, ये जो वाटर का मूवमेंट है इसी को ओशियन करंट कह रहे हैं। सो एनी सॉर्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या वर्टिकल मूवमेंट, मान लो ये महासागर है, महासागर है, सागर में पानी है, सागर में पानी है, हवा चल रही है ऐसे, क्योंकि पानी तो हवा के साथ ही चलेगा। ठीक है, हवा ऐसे चलेगी तो ये क्या होगा, ये पानी भी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। तो ये कैसा मूवमेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है ना, अगर पानी सारा इधर आता जाएगा तो क्या होगा, एक समय ऐसा होगा यहाँ पानी का लेवल ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पानी का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि हमेशा पानी इसी दिशा में, हवा इसी दिशा में बह रही है तो पानी भी इस दिशा में बहेगा। और यहाँ पानी का लेवल कम हो गया, इस तरफ पानी का लेवल ज्यादा हो गया, राइट, इस तरफ पानी का लेवल ज्यादा हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपको पता है वाटर का नेचर क्या होता है, लेवल बराबर रखना। कहीं लेवल कम है तो पानी बह करके उधर जाएगा और बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर लेवल ज्यादा, इधर लेवल कम, तो ये पानी नीचे की तरफ बैठेगा और इस तरफ से पानी ऊपर उठना शुरू होगा ताकि लेवल बराबर हो। यहाँ पे पानी का स्तर नीचे होगा क्योंकि हवा पानी को उस तरफ ले जाती जा रही है। तो पानी हवा अगर पानी को इसी तरफ लाती जाएगी, यहाँ लेवल ज्यादा हो गया, यहाँ लेवल कम हो गया, तो यहाँ का पानी ऊपर उठ के आएगा ताकि लेवल बराबर रहे। तो यहाँ का पानी ऊपर आएगा तो यहाँ खाली होएगा, तो इधर का पानी नीचे जाएगा। तो इस तरह भी मूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया एक महासागर का सरफेस पे मूवमेंट। ये क्या है, इक्वेटर। ठीक है, ये क्या है, पोल्स, पोल्स की तरफ सागर का मूवमेंट,
ओशंस का मूवमेंट। तो ये वाला तो जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस पार्ट इज व्हाट, प्रॉपर अर्थ ही बना लेते ताकि आपको इक्वेटर का लोकेशन भी पता रहे। अर्थ, दिस इज द इक्वेटर, भूमध्य रेखा, दीज आर द पोल्स, ध्रुव है, पोल्स, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, इक्वेटर से हवाएं, सॉरी, इक्वेटर से ओशंस में पानी पोल्स की तरफ जा रहा है, और पोल्स का पानी इक्वेटर की तरफ आ रहा है। क्या हो रहा है, इक्वेटर से पानी पोल्स की तरफ जा रहा है, पोल्स का पानी इक्वेटर की तरफ आ रहा है। तो लगातार पानी गोल गोल घूमता है। यस मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके आयुष, अभी तक ऐसा कुछ मैंने बताया ही नहीं, मैं ये बता रही हूँ ओशियन सरफेस जो होता है, जो सागर के अंदर पानी है, वो इट इज नॉट स्टेबल, स्थिर नहीं रहता है, इट कीप्स ऑन मूविंग। ये मूव क्यों करता है, उसके काफी कारण हैं, अभी हम एक एक कारण को डिस्कस करेंगे। पहले तो ये जानिए मूव कैसे करता है, ठीक है ना। अगर सरफेस पर पानी है, ओशंस में पानी किसके साथ चलेगा, सतह पे, सतह पे, आई एम टॉकिंग अबाउट सरफेस। पानी किसके साथ चलेगा, हवा के साथ, राइट। हवा जिस डायरेक्शन में मूव करेगी, पानी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। आपको पता है, उदाहरण ले लेते हैं, जैसे इक्वेटर है, आपको पता है इक्वेटर पे कौन सी विंड्स चलती है, इक्वेटर के आसपास, प्लीज आंसर। इक्वेटर के आसपास कौन सी पवन चलती है? यस, ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई, मुझे आइडिया तो लगे कौन कौन पढ़ रहा है। इक्वेटर पे कौन सी पवन चलती है? प्लैनेटरी विंड्स। मोहिनी, प्लैनेटरी विंड्स तो पूरी सतह पे चल रही है, स्पेसिफिकली इक्वेटर पर। यस हर्षवर्धन, आयुष, रवीना, सुरभि, यस सृष्टि। ईस्टर्ली विंड्स भूल गए, पूर्वी पवन चलती है, हाँ यस मोहिनी। प्लैनेटरी विंड्स तो पूरी सतह पे चल रही है, राइट। तो अब अगर पूरे साल हवा इस एरिया में ऐसे ही चलती रहेंगी पूरे साल, तो इसके साथ पानी भी तो इधर ही चलेगा, चलेगा कि नहीं? तो ये देखो, ये मैं आपको ओशन जो सागर है इसका टॉप व्यू दिखा रही हूं, और ये सागर का आपको वर्टिकल व्यू बता रही हूं। मतलब सागर को काट के हम देखें साइड में तो ये ऐसा दिखेगा, क्लियर है ना। ये तो टॉप व्यू है ओशियन का, महासागर का, ठीक। और ये क्या है, लेटरल व्यू है, साइड से हम देख रहे हैं सागर को, दिस इज द लेटरल व्यू। हम साइड से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? ओशियंस को, महासागर को, ठीक है ना। यस यस प्रिया, ईस्टर्ली विंड्स, ठीक है ना। तो अब इक्वेटर पे अगर पूरे साल हवाएं, आपको पता ये कौन सा डायरेक्शन है, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ। आपको पता है इस पूरे एरिया में पूरे साल हवा तो ईस्टर्ली विंड से चलती है, प्लैनेटरी विंड्स। ये विंड्स कभी भी डायरेक्शंस नहीं बदलती है, ठीक है ना। सो इसकी वजह से क्या होगा, सारा पानी इस तरफ आएगा। ये सारा पानी अगर पूरे साल इस तरफ आएगा तो इक्वेटर पे सागर का वर्टिकल व्यू देखे तो ऐसा दिखेगा। पूरे साल पानी ऐसे बह रहा है तो यहाँ पानी का लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। भाई इतना ज्यादा भी नहीं होता, बहुत कम अंतर होता, लेकिन अंतर तो होगा। एक तरफ पानी का लेवल ज्यादा हो जाएगा, एक तरफ पानी का लेवल कम होगा। लेकिन लिक्विड का नेचर है, पानी की प्रकृति है लेवल को बराबर रखना, है ना। तो इस केस में क्या होगा, अगर एक तरफ लेवल ज्यादा है, यहां लेवल कम है, तो यहां से पानी ऊपर आएगा,
ऊपर आने की कोशिश करेगा ताकि लेवल बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ पानी का लेवल कम है। अगर इस तरफ से पानी ऊपर उठेगा तो इधर का पानी नीचे बैठेगा, ये वाला वाटर नीचे बैठेगा कि नहीं, ऐसा होगा? क्लियर है? ठीक है, ये मैंने आपको ओशियन का सतही व्यू बताया है, सरफेस व्यू, राइट? एंड दिस इज व्हाट आई एम शोइंग यू द लेटरल व्यू। महासागर में लगातार पानी ऐसे चल रहा है, बीच का पानी मूव नहीं कर रहा, यहां भी बीच का पानी मूव नहीं कर रहा, पैरिफेरल लेवल पर, ठीक है ना। महासागर में कॉन्टिन्यूसली ऐसे, तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये वाला मूवमेंट हो गया हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, क्षैतिज गति हो गई महासागर की। ये वाले मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट, ये हो गया अपवर्ड मूवमेंट, ये अपवर्ड मूवमेंट हो गया। और ये कैसा मूवमेंट हो गया? डाउनवर्ड, नीचे की ओर गति हो रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। सो इस तरह से ये लगातार जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट, ये जो ओशन का लगातार चलता रहता है। इस वजह से ओशियन का जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन कम होता है, ठीक है ना। ये जो पानी जा रहा है इक्वेटर से पोल पे, ये क्या लेके जा रहा है? वाई मेजरली दिस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस? यस, कैन यू टेल मी, इक्वेटर से सागर पानी पोल्स की तरफ क्यों जा रहा है? व्हाट इज द मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? क्योंकि मैं आपसे ये चीज इसलिए पूछ रही हूं, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुकी हूं। इक्वेटर से पानी पोल्स की तरफ क्यों जा रहा है? ऐसा नहीं है मैं आपसे कोई नया चीज पूछ रही हूं, सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, और उस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं। थोड़ा लॉजिक को जोड़ो, लॉजिक को जोड़ो एंड टेल मी व्हाई द इक्वेटर वाटर इज मूविंग टुवर्ड्स द पोल। यस रवीना, ड्यू टू ईस्टर्ली विंड्स, ओके। यस हर्षवर्धन, अर्थ रोटेशन की वजह से, ओके। यस सभी आंसर करिए, एटलीस्ट मुझे पता तो पड़े कि पिछले कितनी क्लासेस आप लोगों ने अटेंड की है। और ये चीज आपको क्लियर हो रहा है, ज्योग्राफी में एक ऑर्डर फॉलो करना जरूरी है। आपके हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक है। जब तक आप प्लैनेटरी विंड्स नहीं करोगे आप ओशन करंट्स नहीं समझ पाओगे। यस, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, यस वेरी गुड आकाश। सो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है? हाई टेम्परेचर की वजह, विंड राइजेस अपवर्ड एंड फॉल्स ऑन द पोल साइड। मोहिनी, हवा अगर इक्वेटर से उठ के पोल पे गिर रही है तो पानी भी इक्वेटर से गिर के पोल पर तो नहीं जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि कोई भी हवा ऐसी नहीं है जो डायरेक्टली इक्वेटर से पोल पे जा रही हो। आप याद करो वो मैप, ईस्टर्ली विंड्स है, फिर वेस्टर्ली विंड्स है, पोलर ईस्टर्ली विंड्स है, राइट। तो कोई हवा ऐसी नहीं है जो इक्वेटर से सीधे पोल पर जा रही हो, राइट। तो क्या हवा कारण, मेनली हवा ही एक रीजन होगा? अर्थ रोटेशन, यस रॉबिन। when water moves from high heat energy area towards the low heat energy area, absolutely correct हर्षवर्धन। बच्चों मैंने आपको कितना बताया था, कन्वेक्शन करंट्स, संवहनीय धाराएं, 2 बार समझा चुकी हूं। एक बार बताया टेक्टोनिक प्लेट क्यों मूव करती है, क्योंकि हीट हमेशा मूव करती है हाई एनर्जी एरिया से लो एनर्जी एरिया। फिर हमने बात की थी एटमॉस्फेयर में कि हवा गर्म होके ऊपर क्यों उठती है, बिकॉज एयर मूव्स फ्रॉम हाई एनर्जी एरिया टुवर्ड्स द लो एनर्जी एरिया। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है, हाई एनर्जी उच्च ऊर्जा क्षेत्र से निम्न ऊर्जा क्षेत्र की ओर बहती है,
कन्वेक्शन करंट्स याद है? सो मेन फैक्टर इज कन्वेक्शन करंट्स। इक्वेटर पे तापमान ज्यादा, पोल्स पर तापमान कम, तो पानी भी तो मूव करेगा। कहाँ? हाई एनर्जी एरिया से टूवर्ड्स लो एनर्जी एरिया, और विंड्स उसमें हेल्प करती है पानी को मूव करने में, क्योंकि पानी हमेशा हाई एनर्जी एरिया से लो एनर्जी एरिया की तरफ मूव करेगा। सो मेन फैक्टर इज व्हाट? कन्वेक्शन करंट्स इन convection currents is mainly responsible for the ocean currents। ठीक है ना? अगर सिर्फ हवा ही रेस्पॉन्सिबल होती, ठीक, अगर सिर्फ ऐसी कोई हवा नहीं है जो इक्वेटर से सीधे पोल पर जा रही हो। विंड्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। देखो बहुत सारे फैक्टर्स है, कोई भी घटनाएं होती हैं, अगर टेक्टोनिक प्लेट मूव कर रही है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण है। अगर बादल बन रहा है, बरसात हो रही है, उसके पीछे बहुत सारे कारण है, लेकिन जो मेन रीजन है, कोर रीजन, दैट इज व्हाट? ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का स्थानांतरण हो रहा है। हीट इज मूविंग फ्रॉम हाई एनर्जी एरिया टूवर्ड्स लो एनर्जी एरिया। ये चीज क्लियर है? ठीक है ना? इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा, पोल्स पर टेम्परेचर कम। ठीक, तो वाटर विल मूव, कन्वेक्शन करंट्स डेवलप हो जाएंगे पानी में, एंड पानी मूव करना शुरू कर देता है। आप कभी कंटेनर में, बर्तन में आप पानी गर्म करते हो, जब तक पानी ठंडा है, ध्यान से देखना आज गैस पे रख के, जब तक पानी ठंडा होगा पानी स्थिर दिखेगा आपको, और जैसे ही पानी गर्म होना शुरू हुआ, आप देखो अंदर पानी मूव करना शुरू कर देता है, गोल 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 घूमना शुरू कर देता। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा गर्म होता है तब उबलने से लगता है, ठीक ठाक गर्म हो जाए तो पानी मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो ठंडा पानी में कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही पानी गर्म हुआ, इट स्टार्टेड मूविंग। ये क्या है? कन्वेक्शन करंट्स, संवहनीय धाराएं, विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर। तो यहां भी यही हो रहा है। इसका मतलब अगर ये कन्वेक्शन करंट्स नहीं होते तो क्या होता? अगर ये कन्वेक्शन करंट्स नहीं होते तो क्या होता? चीजों को जोड़ो और बताने की कोशिश करो। जस्ट लिंक द थिंग्स एंड ट्राई टू आंसर। अगर ये मूवमेंट नहीं होते तो क्या होता? यस? अगर ये मूवमेंट नहीं होते तो क्या होता? जस्ट ट्राई टू आंसर। यस, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फर्क पड़ता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अरे इतना ज्यादा क्यों ध्यान? अदर स्टूडेंट्स, व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग? क्यों आंसर नहीं कर रहे आप? अगर हीट इक्वेटर से पोल की तरफ नहीं जाएगी तो क्या होगा? अब बताओ, अब जल्दी जल्दी आंसर करो। अगर इक्वेटर से हीट पोल की तरफ नहीं जाएगी तो क्या होगा? सीधा जड़ पकड़ो ना। पोल्स में रहना मुश्किल हो जाएगा। यस, अगर हीट का ट्रांसफर इक्वेटर से पोल की तरफ नहीं होगा तो क्या होगा? यस रवीना, प्रिया, अब्दुल, सीधी सीधी सी बात है ना, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो क्या होगा? बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा तो लिंक करिए। यस, क्या होगा? इक्वेटर बहुत ज्यादा गर्म होगा, पोल्स और ज्यादा ठंडे हो जाएंगे, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। इक्वेटर, यस आयुष, वेरी गुड। इक्वेटर बहुत ज्यादा गर्म और पोल्स बहुत ज्यादा ठंडे हो जाएंगे, ये एक्सट्रीम वेरिएशंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? यस, टेम्परेचर हाई हो जाएगा।
चीजों को जोड़ो, इक्वेटर ज्यादा गर्म हो जाएगा। यस, वेरी गुड। चीजों को लिंक करोगे ना तभी तो चीजें क्लियर होगा। क्लियर है ना ये चीज? ठीक है ना? सो इसका मतलब ये जो ओशियन करंट्स है अर्थ पे हीट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ताप का वितरण कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इसकी वजह से जो थोड़ी बहुत हीट पोल्स पर जाती है, ये जो पोल्स और इक्वेटर के बीच में टेम्परेचर थोड़ा कम है, डिफरेंस है, ये मेनली ओशन करंट्स है। नहीं तो क्या होगा, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक सिचुएशंस अर्थ पे हो जाएगी। इक्वेटर वाला एरिया का हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, पोल्स पर हीट नहीं जाएगी तो ये बहुत ज्यादा ठंडे हो जाएंगे। ठीक है ना? यस। तो देखो मेनली क्या होता है, पानी जब गर्म होता है हल्का होता है, पानी जब भारी होता है ठंडा होता है भारी हो जाएगा। डेंसिटी भी तो चेंज होगी कि नहीं? ठीक है? यस। इज इट क्लियर? सो अब इसका मतलब ये हर तरह का मूवमेंट, चाहे सतही मूवमेंट हो, चाहे वर्टिकल मूवमेंट हो, डाउनवर्ड मूवमेंट हो, अपवर्ड मूवमेंट हो, ठीक है ना, इन सब को ओवरऑल क्या, ये सब क्या है? ओशियन करंट्स, जल धाराएं। क्लियर है ये चीज? तो ओशियन करंट्स क्या है? हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर। चाहे वो मूवमेंट अपवर्ड हो, चाहे वो मूवमेंट डाउनवर्ड हो। तो आप लिख लीजिए ओशियन करंट्स, जल धाराएं। ओशियन करंट्स, जल धाराएं। The ocean currents, it is the horizontal, it is the horizontal movement, horizontal, it is the horizontal or vertical movement of the water. It is the horizontal or vertical movement of the water in the ocean. Due to the difference in the heat, due to the difference in the heat, comma, density or wind directions. महासागर में, महासागर में ताप ऊर्जा में अंतर या जल की घनत्वता में अंतर या वायु की दिशा में अंतर की वजह से, वायु की दिशा की वजह से जल के, सागरीय जल के क्षैतिज, सागरीय जल के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर गति को, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर गति को जलधाराएं कहते हैं, जलधाराएं कहते हैं। ओशियन करंट्स। ठीक है? तो फिर नेक्स्ट लिख लो भाई, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? मेन तो है ही हीट, ठीक है ना, मेन तो है ही विंड डायरेक्शंस। हम लिख लेते हैं, आपके सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट्स द ओशियन डायरेक्शंस ऑफ द ओशियन करंट्स, राइट? तो आप लिख लीजिए फैक्टर्स इफेक्टिंग ओशियन करंट्स।
फैक्टर्स इफेक्टिंग ओशियन करंट्स, जल धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक। सो इसमें फैक्टर्स क्या क्या हो गए? फैक्टर्स इफेक्टिंग द ओशियन करंट्स, फैक्टर्स इफेक्टिंग द ओशियन करंट्स। सो उसमें सबसे मेन फैक्टर तो हीट ही है। हीट, ताप ऊर्जा में अंतर, डिफरेंस इन द हीट। हीट की वजह से क्या होगा? कन्वैक्शन करंट्स डेवलप होते हैं, संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है, कन्वैक्शन करंट्स। दिस इज वन फैक्टर। ठीक है, हाँ आप बताओ और क्या क्या फैक्टर्स है जो ओशन करंट्स को इफेक्ट करेंगे? यस, विंड। अभी हमने देखा डायरेक्शन ऑफ विंड्स, विंड्स का डायरेक्शन। तो यहां पर हम लिख ले डायरेक्शन ऑफ विंड्स, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, वायु की दिशाएं, वायु की दिशाएं, वायु की दिशाएं भी इफेक्ट करती हैं। आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ विंड्स कैसे मूव कर रही हैं? ईस्ट डायरेक्शन में। तो सारा पानी किस तरफ आ रहा है? ईस्ट की तरफ आ रहा है। ठीक है ना? तो आप यहाँ दो चीज लिंक कर पा रहे हो, दो तरह का मूवमेंट हो रहा है। मान लो ये महासागर है, तो एक तो इक्वेटर का पानी पोल्स की तरफ जा रहा है, और दूसरा क्योंकि ईस्टर्ली विंड्स की वजह से पानी सारा इधर आ रहा है, तो इधर लेवल ज्यादा, इधर लेवल कम, तो यहाँ से पानी नीचे की तरफ जा रहा है और वो नीचे से उस तरफ ऊपर की तरफ आ रहा है। दो तरह का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना? सो इस एरिया में सारा पानी इस तरफ आएगा, इक्वेटर पे सारा पानी इस तरफ आएगा, तो इधर से पानी ऊपर जाएगा। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है इसका पानी का, इसको हम क्या कहते हैं? अपवेलिंग। ये शब्द आपने सुना होगा। तो अपवेलिंग क्या है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। और इस तरफ पानी नीचे आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डाउन वेलिंग। डाउन वेलिंग, ये हो गया अपवेलिंग, ये हो गया डाउन वेलिंग। यस रॉबिन, वाटर लेवल। सो वाटर लेवल डायरेक्शन ऑफ विंड्स की वजह से चेंज हो रहा है। यहाँ पे पानी का नीचे की तरफ मूवमेंट होता है, इसे डाउन वेलिंग कहते हैं। पानी का ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है, इसको हम अपवेलिंग कहते हैं। यस सृष्टि, टेम्परेचर इज द फैक्टर। तो जो टेम्परेचर फैक्टर है वो अपना हीट के अंदर ही आ गया। आपको याद है ना हीट और टेम्परेचर का अंतर? तो अगर टेम्परेचर फैक्टर दिया है तो वो हीट से ही रिलेटेड है। प्रेशर, यस सृष्टि, प्रेशर जो है वो मेनली हवा की डायरेक्शन निर्धारित करती है, और हवा की डायरेक्शन पानी का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। हाँ, तो डायरेक्टली प्रेशर इफेक्ट नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली इट इफेक्ट्स। ठीक है ना? प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस होगा। देखो ये जो प्रेशर पॉइंट है मेनली विंड से जुड़ा है, पर हाँ प्रेशर में अंतर होगा तो हवा की दिशा में अंतर होगा, हवा की दिशा में अंतर होगा तो वाटर का डायरेक्शंस में भी चेंज हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रेशर ऑफ, हाँ प्रेशर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन विंड के थ्रू इट इज इफेक्टिंग। और क्या फैक्टर्स होगा जो कि ओशन करंट्स को इफेक्ट करेगा? और क्या फैक्टर है जो कि ओशन करंट को इफेक्ट कर सकता है? यस यस, कोरियोलिस इफेक्ट। यस हर्षवर्धन, कोरियोलिस इफेक्ट भी इफेक्ट करता है। कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस प्रभाव। विंड लिक्विड भी तो मूव करेगा, तो कोरियोलिस की वजह से हवा की डायरेक्शन की दिशा में पानी चलेगा, लेकिन कोरियोलिस इफेक्ट पानी पर भी लगता है। हर वो चीज जो मूव करेगी उस पर कोरियोलिस इफेक्ट लगता है। सो यहाँ पे ओशन करंट्स की डायरेक्शन चेंज होती है और ये सर्कुलर घूमती रहती है। सो कोरियोलिस इफेक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट इफेक्ट्स द ओशन करंट्स, राइट? और क्या फैक्टर है जो कि ओशन करंट्स को इफेक्ट करेगा?
और कौन से फैक्टर्स हैं? यस, उससे पहले है सैलिनिटी, ओशन की सैलिनिटी, खारापन, खारापन, सैलिनिटी। सैलिनिटी आपको पता है सागर में हर जगह तो नमक बराबर नहीं होगा, जहां बरसात ज्यादा होगी वहां पर खारापन कम होगा, क्योंकि फ्रेश वाटर लगातार ऐड हो रहा है। जिस जगह पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा वहां सैलिनिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि पानी उड़ता जा रहा है, पीछे क्या रहता जा रहा है? नमक, राइट। तो क्या थोड़ा आइडिया लगा के आप बता सकते हैं सागर में सैलिनिटी ज्यादा कहाँ होगी? ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सारा आपका एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। क्या आप, मैंने हिंट अभी थोड़ी देर पहले लाइन बोला उसमें दे दिया, क्या कैन यू टेल मी, इस पूरे महासागर की अगर हम बात करें तो लैटिट्यूड नंबर्स की अगर हम बात करें, ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये 90 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं 4, ठीक है। ओशियन की सैलिनिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी? 0 डिग्री इक्वेटर पे, या 30 डिग्री पे, या 60 डिग्री पे, या 90 डिग्री पे? ओशियन का सैलिनिटी, सागर का खारापन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सोचो, आंसर करो। यस, 4 ऑप्शन इज देयर, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, and whatever answer you are giving, give the logic also, reason why is it so? Yes, river ma'am, yes Robin, जहां नदी आके गिरेगी वहां पर सैलिनिटी कम होगी। वेरी गुड। मैंने पूछा सैलिनिटी ज्यादा कहाँ होगी? ओशन वाटर सैलिनिटी इंक्रीजेज। सृष्टि आपने क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आया। डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर सैलिनिटी इंक्रीजेस 30 डिग्री पे। ओके हर्षवर्धन, आकाश, मोहिनी, यस। सोचो सोचो, बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया प्लीज रिप्लाई कि किस कहाँ पे ओशन की सैलिनिटी ज्यादा होगी एंड क्यों। यस, लेस रेनफॉल, मोर इवेपोरेशन। ओके हर्षवर्धन, हाँ आपने जिसने भी 30 डिग्री दिया है तो रीजन भी बताएं। यस सृष्टि, 0 डिग्री इक्वेटर पे ज्यादा सैलिनिटी रहेगा। ओके, रीजन बताएं। यस आशीष, ड्यू टू हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन। यस वेरी गुड। चीजों को जोड़िए, आप सब कुछ पढ़ चुके हो, अब फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो रही है, खत्म ही हो गई है ऑलमोस्ट। देखो सैलिनिटी का मतलब क्या है? खारापन। सैलिनिटी ज्यादा कहाँ होगा? जहां पर बरसात सबसे कम होगी, ठीक है, बरसात सबसे कम होगी। थोड़ा सा जोर दो, आपको याद है टॉपिक प्लैनेटरी विंड्स में हमने डिस्कस किया था, बारिश कम कहाँ कौन से एरिया में होती है? वहां पे बड़े बड़े रेगिस्तान बनते हैं, याद आया? जिस एरिया में हवाएं नीचे की ओर गिरती हैं। यस, याद है ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो 30 डिग्री आंसर सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे बेटा सृष्टि, इक्वेटर पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्वेटर पे रोज बरसात होती है, तो रोज फ्रेश वाटर आके गिरता है यहाँ पर, तो इक्वेटर पे सैलिनिटी कम होगी। क्लियर है? लेकिन 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री दक्षिण के आसपास, याद है हॉर्स लैटिट्यूड, वहां घोड़े भी गिरा दिए जाते हैं, क्योंकि हवाएं सरफेस विंड्स नहीं होती, सरफेस विंड्स है नहीं, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है, हवा नीचे की तरफ आएगी तो बरसात है ही नहीं, बारिश नहीं है लेकिन धूप तो है, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहाँ होगी? 30 डिग्री के आसपास। और जब पानी में नमक की मात्रा अधिक होगी, वाटर विल बिकम हैवी,
और भारी होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वहां पे पानी नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, नीचे बैठेगा। आगे समझ में? ठीक है। सो ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑल्सो द फैक्टर, ये भी एक कारण है। ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, यह भी एक कारण है जो कि ओशन के मूवमेंट की, जो सागर का पानी है उसके मूवमेंट को इफेक्ट करेगा। जहां इवेपोरेशन ज्यादा होगा पानी खारा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। हैवी होगा तो पानी नीचे बैठेगा, पानी नीचे बैठेगा तो आसपास जिस जगह पे वाटर लेवल, मीठा पानी ज्यादा है, वाटर लेवल ज्यादा, इक्वेटर पे बरसात ज्यादा है, ठीक है, तो इक्वेटर का पानी किस तरफ मूव करना शुरू कर देगा? 30 डिग्री के आसपास। आगे समझ में? सो यहाँ पे तो क्या हुआ, इक्वेटर से पानी इस तरफ आया, यहाँ लेवल ज्यादा हो गया, लेकिन 30 डिग्री के आसपास इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है, पानी खारा हो रहा है, खारा भी हो रहा है, पानी नीचे भी बैठ रहा है। पानी नीचे बैठेगा तो इक्वेटर का पानी किस तरफ मूव करना शुरू करेगा? नॉर्थ की तरफ। आया समझ में? इसीलिए यहाँ से पानी घूम करके ऊपर नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और पानी जैसे ही नॉर्थ की तरफ पहुंचा, इस एरिया में कौन सी विंड्स बह रही हैं? वेस्टर्ली विंड्स। वेस्टर्ली विंड्स बह रही है तो वेस्टर्ली विंड्स क्या करेंगी? इस पानी को वेस्ट की तरफ धक्का देना शुरू कर देंगी, वेस्ट की तरफ धक्का देना शुरू कर देंगी। जैसे यहाँ पे पानी ईस्टर्ली विंड्स की तरफ से सारी पानी इधर आ रहा था, यहाँ वेस्टर्ली विंड्स की तरफ से की वजह से सारा पानी किस तरफ मूव करना शुरू कर देगा? वेस्ट की तरफ। आगे समझ में? तो ये ईस्टर्ली और वेस्टर्ली मूवमेंट तो क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब ये नॉर्थ और साउथ मूवमेंट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ वाटर। मैंने कहा 30 डिग्री के आसपास वाटर का लेवल कम होगा क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा है और पानी भारी हो रहा है तो वो नीचे बैठ रहा है, तो इक्वेटर का पानी किस तरफ मूव करेगा? 30 डिग्री की तरफ मूव करेगा। जैसे ही पानी इस एरिया में पहुंचा, इस एरिया में कौन सी विंड्स चल रही हैं? वेस्टर्ली विंड्स। तो हवा के साथ पानी का धक्का आगे लगेगा और किस दिशा में लगेगा? वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो इस एरिया में हवा के साथ पानी फिर चलना शुरू कर देगा। पानी फिर यहाँ पहुंचा, आपको पता 30 डिग्री पे पानी का लेवल कम है, पानी का लेवल कम है तो ये पानी वापस इधर बहना शुरू हो जाएगा, फिर ये ईस्टर्ली विंड्स के इन्फ्लुएंस में आएगा। इस वजह से ये सर्कुलर मूवमेंट चल रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे विंड्स और सैलिनिटी दोनों फैक्टर मिल करके इस पानी को पूरा गोल घुमा देते हैं, ठीक है ना। और ये जो सर्कुलर मूवमेंट है पानी का पूरा, इसको हम क्या कहते हैं? गायर। ठीक है, गायर इज व्हाट? सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर, इसी को हम गायर कहते हैं। यस यस हर्षवर्धन, ठीक है ना। सो ये जो कंटिन्यूस सर्कुलर मूवमेंट हो रहे हैं ओशंस के अंदर, इसकी वजह से हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, ठीक है। और एक और फैक्टर है जो ओशन करंट्स का डायरेक्शन को इफेक्ट करता है, दैट इज द शेप ऑफ कोस्ट लाइन। जो तटीय रेखाएं हैं, क्योंकि महाद्वीप है ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पानी पानी है धरती पे, तब तो ऐसे चलता रहता। लेकिन अब अगर यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स आ गए तो कॉन्टिनेंट्स की वजह से इनकी डायरेक्शंस में थोड़ा चेंज आएगा। अब वो कैसे चेंज आता है वो अभी हम एक एक ओशंस को देखेंगे। तो ये चीज क्लियर है। तो हमने डिस्कस किया ओशन करंट क्या है, हमने डिस्कस किया अप वैलिंग, हमने डिस्कस किया डाउन वैलिंग, राइट। हमने डिस्कस किया गायर कि लगातार सरफेस पे ओशन का मूवमेंट, ओशन वाटर का मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है। और ये सर्कुलर मूवमेंट क्यों हो रहा है, ये चीज, एक और चीज ध्यान दीजिए, एक और चीज ध्यान दो। ईस्टर्ली विंड्स की वजह से हवा ऐसे चलेगी तो पानी ऐसे चलेगा। इस एरिया में वेस्टर्ली विंड्स की वजह से हवा ऐसे चलेगी तो पानी वेस्ट की तरफ जा रहा है। क्लियर है? सो जस्ट टेल मी, नॉर्थ के अंदर ओशियन करंट्स का डायरेक्शन क्या है और साउथ में ओशन का डायरेक्शन कैसा होगा?
ओशन करंट गोल गोल घूम रहा है, सो ओशन करंट्स का डायरेक्शन कैसा है, नॉर्थ में कैसा है और साउथ में कैसा होगा? क्या नॉर्थ और साउथ में सेम रहेगा? थोड़ा देखो, डायग्राम आपके सामने है। यहाँ ईस्टर्ली विंड्स है, सारा पानी ईस्ट की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है, ईस्ट की तरफ मूव करता आ रहा है, ठीक है। इस एरिया में कौन सी विंड्स चलती हैं? वेस्टर्ली विंड्स। तो इस एरिया में पानी कैसे मूव करना लग जाएगा? वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन? यस यस यस, अदर स्टूडेंट सभी आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? डायग्राम तो आप ही के सामने है ना। सीधा सीधे क्वेश्चन आ जाता है, ओशियन करंट्स की दिशा नॉर्थ में किस दिशा में होगी? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द ओशियन करंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर? यस, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो सभी जने। यस हर्षवर्धन, यस यस, नॉर्थ में क्लॉकवाइज, साउथ में एंटी क्लॉकवाइज। यस आकाश, सृष्टि, रवीना, राकेश, अब समझ में आ गया ना? मोहिनी, समझ में आ गया ना? क्लियर है? ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि ओशियन करंट्स का डायरेक्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर में किस दिशा में होगा? क्लॉकवाइज। साउथ हेमिस्फीयर में किस दिशा में होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों होगा? ये रीजन भी आपके सामने है। रीजन इज डायरेक्शन ऑफ विंड्स, डायरेक्शन ऑफ विंड्स। इज इट क्लियर? क्लियर है ये? तो यहीं पे लिख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ द ओशियन करंट्स, डायरेक्शन ऑफ द ओशियन करंट्स नॉर्थ में ये किस दिशा में मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। साउथ में ये किस दिशा में मूव कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? सभी को ये चीज क्लियर है? सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ओशियन करंट्स किस दिशा में मूव करते हैं? तो नॉर्थ में क्लॉक में, साउथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके ओके, रवीना टेल मी, साइक्लोन का डायरेक्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर में किस दिशा में है? यस रवीना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द साइक्लोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? यस, बताइए। Yes, Ravina, tell me. I am asking the direction of the cyclone. साइक्लोन्स का डायरेक्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में? याद है ना, हमने साइक्लोन्स डिस्कस किए थे। यस यस, एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड, ठीक है। यस अब्दुल, यस आशीष, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना? हाँ मतलब पढ़ रहे हो। हाँ जी, तो याद करो सभी, आप सब लोग, हमने जब साइक्लोन्स किया था, साइक्लोन्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद करो, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो याद ऐसे याद रख लो। और ये कैसा था? क्लॉकवाइज, ठीक है ना? ये किसके थे? साइक्लोन्स की दिशा। साइक्लोन्स की दिशा अलग है
और ओशियन करंट्स का डायरेक्शन अलग है। मैं आपको बस इस पॉइंट पे ध्यान दिलाना चाह रही हूँ। साइक्लोन्स में हवा की डायरेक्शन मूव, याद है ना, डिफ्लेक्शन होता है व्हेन मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया, सर्कुलर मूवमेंट होता है, हवा गोल गोल घूमना शुरू करती है। तो इतना याद रखना, ओशियन करंट्स का डायरेक्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर में इट इज क्लॉकवाइज, आपके इसी डायग्राम में लिख लीजिएगा, और साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और ये दिशा किसका उल्टा है? साइक्लोन्स के ऑपोजिट, साइक्लोन्स चक्रवात के ऑपोजिट है। साइक्लोन्स में डायरेक्शन नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज थी, साउथ में क्लॉकवाइज थी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओशियन करंट्स, इसी के अंदर आप हाँ याद रखिएगा, जैसे हम देख रहे थे हवा में, हवा का नाम किस पे निर्भर करता है? वो किस दिशा में आ रही है, किस दिशा से आ रही है। रिमेंबर, द नेम ऑफ द विंड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट इज कमिंग। लेकिन ओशियन करंट्स में जैसे नाम आ गया वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये हवा चल रही है, ये हवा चल रही है, वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स चल रही है। तो इस एरिया में जो पानी है इसको हम क्या कहते हैं? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो याद रखिएगा, ओशियन करंट का नाम उस पर निर्भर करता है वो किस दिशा की तरफ जा रही है। क्लियर है मैम? एंटी साइक्लोन्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहती है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? क्लॉकवाइज नहीं रहती है एंटी साइक्लोन्स की। यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंटी साइक्लोन्स का क्लॉकवाइज रहता है, करेक्ट। हाँ जी, हम बात कर रहे थे नाम की, नेम की, ठीक है ना। हवा का नाम किस पे निर्भर करता है? फ्रॉम द डायरेक्शन फ्रॉम विच इज इट इज कमिंग, किस दिशा से हवा आ रही है उसको हम क्या कहेंगे? याद है क्या कहते हैं? वेस्टर्ली विंड्स। अगर हवा पश्चिम से आ रही है लेकिन जा तो पूरब की तरफ रही है। ओशियन करंट्स के नाम किस पे निर्भर करते हैं? वो किस दिशा की तरफ जा रही है, ठीक है ना। सो द नेम ऑफ द ओशियन करंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन टूवर्ड्स विच इट इज गोइंग। ये पॉइंट लिख लीजिएगा। एक फर्स्ट पॉइंट लिखो, फैक्टर्स तो हो गए ना, फैक्टर्स इफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ द ओशियन करंट्स, ये तो हो गए। कारक जो कि जलधारा की गति को निर्धारित करते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ द ओशियन करंट इज क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द southern hemisphere. Anti-clockwise in the southern hemisphere. जल धाराओं की गति उत्तरी गोलार्ध में जल धाराओं की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई की दिशा में होती है। और दक्षिण गोलार्ध में
और दक्षिण गोलार्ध में जलधाराओं की गति घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होती है। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। हाँ, एक पॉइंट और लिख लीजिए। द नेम ऑफ द ओशन करंट, the name of the ocean current depends on the direction towards which it is going. जलधाराओं का नाम उस दिशा पे निर्भर करता है जिस दिशा में ये जाती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ओशन वाइज। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, कुरोशियो करंट किस महासागर में बहती है, पेरू करंट किस महासागर में बहता है, कैलिफोर्निया करंट कहाँ बहती है, कौन सी करंट गर्म है, कौन सी करंट कोल्ड है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखो, वो सारा पानी जो कि पोल्स की तरफ जाएगा वो सारा पानी कैसा होगा, गर्म पानी। तो इनको हम क्या कहेंगे, वार्म करंट्स। और वो सारा पानी जो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, पोल से इक्वेटर की तरफ आता है, तो वो पानी कैसा होगा, ठंडा पानी होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड करंट्स। ठीक है ना। तो यानी ओशन करंट्स दो तरह की होती है, वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स। ठीक है। अब जब हम बोल रहे हैं वार्म करंट, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उबल रहा है पानी। ठीक है। और कोल्ड करंट का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल बर्फ से की तरह जम गया। वार्म करंट का किसकी तुलना में, कि जिस एरिया में ये पानी पहुंच रहा है उसकी तुलना में अगर इसका 2 डिग्री तापमान भी ज्यादा है, 1 डिग्री तापमान भी ज्यादा है, इसे वार्म करंट कहेंगे। अंतर 2 डिग्री 3 डिग्री का होता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं होता। हाँ, अगर इसी देखो ये एरिया, ये और ये लैटिट्यूड तो सेम लेवल पे है, लेकिन इस एरिया में क्या होगा, ये जो पानी आ रहा है आसपास के क्षेत्र की तुलना में इस पानी का तापमान भले 1 डिग्री ज्यादा होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, वार्म करंट। इसी एरिया में ये पानी है लेकिन ये आ रहा है पोल से, तो सराउंडिंग एरिया की तुलना में अगर इसका 1 डिग्री तापमान भी कम हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे, कोल्ड करंट। कोल्ड करंट, यही पानी यहाँ आ रहा है नीचे तक, कोल्ड करंट है। ठीक है। सो वार्म करंट और कोल्ड करंट, वो सारा पानी विच इज मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, इट इज वार्म वाटर, वार्म करंट्स। और जो पानी नीचे की तरफ आ रहा है उसे हम कहेंगे कोल्ड करंट। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, on the basis of temperature, ocean currents are of 2 types. तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर जलधाराएं तापमान के आधार पर जलधाराएं 2 तरह की होती हैं। फर्स्ट इज वार्म करंट। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ओशियन करंट इज ऑफ 2 टाइप्स। वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट्स। warm current, all those water currents
which are moving from equator towards the pole. All those water currents which are moving from equator towards the pole are warm currents. गर्म जलधारा. वो सभी जलधाराएं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती है, उसे गर्म जलधारा कहते हैं. वो सभी जलधाराएं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती है, उन्हें गर्म जलधारा कहते हैं. Then write cold currents. All those water which is moving from pole towards the equator is the cold current. वो सभी जलधाराएं जो भूमध्य रेखा की ओर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, उन्हें शीत जलधाराएं कहते हैं. ठीक है, याद रखिएगा ओशन करंट्स का ये सारा करंट्स आपको तभी समझ आएगा मैप के थ्रू. और मैप में सबसे पहली चीज हमको क्या बनानी है, इक्वेटर लाइन. क्योंकि इक्वेटर के ऊपर पानी अलग घूम रहा है, नीचे की तरफ पानी अलग घूम रहा है. तो जब हम पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान है यहाँ पे पड़ेगा एशिया. ठीक है ना, एशिया. यहाँ कुछ आइलैंड्स वगैरह आ गए. एशिया. ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर के साउथ में है ना, तो यहाँ आ गया अपने ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया. इधर अपने आ गया नॉर्थ अमेरिका. आपको पता है ना इक्वेटर लाइन साउथ अमेरिका के नॉर्थ पार्ट से होकर गुजरती है, तो साउथ अमेरिका यहीं से शुरू हो जाएगा. ये चीज ध्यान रखना बस, क्योंकि मैप गड़बड़ हुआ तो आपको फिर याद नहीं रहेगा. ओशन करंट्स हमें ज्यादा अच्छे से कैसे ध्यान रहेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैप्स. रफ सा डायग्राम. तो अब आप लोग वर्ल्ड मैप बनाने में एक्सपर्ट हो गए कि नहीं? हाँ, बहुत बार मैप बनवा लिया आपसे मैंने.
ठीक है ना। अब देखिए 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ हम यहाँ बना रहे हैं। 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ। इस एरिया में विंड का डायरेक्शन कैसा है? ईस्टर्ली विंड्स, यानी पानी ईस्ट की तरफ मूव करेगा। सो इस एरिया में पानी किस तरफ मूव कर रहा है? ईस्ट की तरफ। तो सारा पानी ऐसे चलेगा, ठीक है। साउथ में भी ईस्टर्ली विंड्स है तो पानी ऐसे चलेगा। ये इक्वेटर के नॉर्थ में है, सो वी विल कॉल इट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये इक्वेटर के साउथ में है तो इसे हम क्या कहेंगे? साउथ इक्वेटोरियल करंट। साउथ सी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सी चलिए पूरा लिख देते, साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, आप साथ के साथ बनाते चलो, आप बाद में सोचोगे बनाने की तो कंफ्यूज हो जाओगे। धीरे धीरे मैं बना रही हूँ, एक एक करंट साथ के साथ बनाते चलो। इक्वेटर, मेनली these winds are blowing under the influence of the easterly winds. Clear? हो गया। इक्वेटर पे दिस इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ईस्टर्ली विंड्स। यहाँ पे ईस्टर्ली विंड्स चल रही हैं, पूर्वी पवन, ईस्टर्ली विंड्स। ये इक्वेटर के नॉर्थ में, इसलिए इसको नाम दिया गया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। थर्टी से 60 डिग्री, ठीक है ना। 30 डिग्री के आसपास यहाँ क्या हो रहा है? इवेपोरेशन ज्यादा है, इवेपोरेशन ज्यादा है तो सैलिनिटी ज्यादा है, पानी का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो सागर का पानी, यहाँ पर पानी का लेवल कम रहेगा 30 डिग्री के आसपास। कारण क्या है? इवेपोरेशन ज्यादा है। इवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से वाटर का लेवल कम है, पहला कारण। दूसरा कारण, पानी खारा ज्यादा हो गया, यहाँ पे बरसात नहीं हो रही, फ्रेश वाटर ऐड नहीं हो रहा, और खारा पानी भारी होगा, भारी पानी नीचे बैठेगा। तो अब ये इक्वेटर का पानी किस तरफ जाने की कोशिश करेगा? इस तरफ, इस तरफ पहुंचेगा, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और जैसे ही ये नॉर्थ की तरफ पहुंचा, यहाँ कौन सी विंड्स आ जाएंगी? वेस्टर्ली विंड्स। तो ये वाला मूवमेंट तो हुआ डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, लेकिन वेस्टर्ली विंड्स आ गई। वेस्टर्ली विंड्स इस पानी को किस तरफ ले जाएगी? वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। सो यहाँ ये जो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसी को हम कहते हैं कुरोशियो करंट, कुरोशियो करंट। सिंगल सी इज फॉर करंट, ठीक है, कुरोशियो करंट। सो कुरोशियो करंट किस तरह का करंट है? इट इज अ वार्म करंट, कुरोशियो करंट। कुरोशियो करंट, ठीक है, कुरोशियो करंट। सीधा सीधा आपके क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? कुरोशियो करंट किस तरह की जलधारा है? वार्म करंट की कोल्ड करंट? तो ये सब करंट कैसी है? वार्म करंट, कुरोशियो करंट। साथ के साथ बनाते चलिए, कुरोशियो करंट।
पैसिफिक ओशियन में ये पानी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसे कहेंगे नॉर्थ पैसिफिक करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। मैंने बताया आपको पानी करंट का नाम उस पर डिपेंड करेगा ये किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर? अभी तक जो मैंने बनाई ये सब कैसी है? वार्म करंट, गर्म जलधाराएं। ठीक है, याद रखिएगा कुरोशियो करंट का एक और नाम है ब्लैक करंट। तो पूछ ले काली जलधारा, ब्लैक करंट, तो वो भी यहीं पर है। कुरोशियो करंट का ही नाम है ब्लैक करंट। ठीक है, कुरोशियो करंट। अब क्या हो रहा है, यहां पर ऊपर बना रहे ना आप लोग, साथ के साथ बनाइए ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और इश्यू आस्क मी। ठीक है, इस एरिया में ऊपर आपको पता है कौन सा ओशन है? ऊपरी पार्ट में ये आर्कटिक ओशन है। तो आर्कटिक ओशन ऊपर से ठंडा पानी नीचे आएगा। आपको पता है पोल्स जो है, पोल्स यहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, तो यानी ऊपर बर्फ का पानी पिघल के नीचे की तरफ आएगा। तो बर्फ का पानी पिघल करके जब नीचे की तरफ आएगा तो वो करंट कैसी होगी? कोल्ड करंट, कोल्ड करंट होगी। तो इस एरिया में क्या हो रहा है, बर्फ का पानी आ रहा है बहता हुआ, ये करंट कौन सा है? कोल्ड करंट, कोल्ड करंट। क्लियर? क्योंकि ये पानी कहाँ से आ रहा है? पोल से आ रहा है। ये ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ, आपको दिख रहा है कि नहीं? ब्लू कलर से, जस्ट ट्राइंग टू इंडिकेट इट विद अ सेपरेट कलर। आपके कॉपी में भी बनाओ ना, अलग कलर से बनाओ ताकि आपको ये दिखे। ठीक है, ब्लू कलर दिख रहा है ना? आपकी कॉपी में भी बनाओ तो कोल्ड करंट अलग कलर से बनाओ ताकि आपको ध्यान रहे ये वार्म करंट है और ये कोल्ड करंट है। ठीक है, ओयाशियो करंट या कुरील करंट भी कहते हैं। यहाँ पे जापान के पास कुरील आइलैंड्स है। ठीक है, सो इन्हें हम कहते हैं ओयाशियो करंट या फिर कोल्ड करंट। एक मिनट, इस वाले को थोड़ा सा मैं साउथ में बना रही हूँ ताकि अच्छे से क्लियर दिखे। ठीक है ना? सो ये वाली ऊपर से जो ठंडा पानी नीचे आ रहा है ये है ओयाशियो करंट। कैसी जलधारा है ये? इट इज अ कोल्ड करंट। इसका नाम है ओयाशियो करंट या फिर कुरील करंट। मैं नाम इधर लिख रही हूं, ठीक है, ऊपर से आके मिल रहा है। ये नाम मैं लिख रही हूं ताकि सब चीज मिक्सअप ना हो। ओयाशियो करंट, ओयाशियो करंट। ठीक है, यहीं पे जापान के ऊपर आइलैंड है कुरील आइलैंड्स, तो इसको कुरील करंट भी कहते हैं, कुरील करंट। ओयाशियो करंट या फिर कुरील करंट किस तरह का वाटर है? कोल्ड वाटर। कहाँ से आ रहा है? पोल से। किस तरफ आ रहा है? इक्वेटर की तरफ आ रहा है। ओयाशियो करंट या फिर कुरील करंट, KURILE, कुरील करंट, इट्स अ कोल्ड करंट। देखो मैंने आपको लिखाया था फैक्टर्स इफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट्स, है ना?
कौन कौन से कारक है जो ओशन करंट्स की डायरेक्शन को प्रभावित करते हैं। उसमें लास्ट पॉइंट मैंने लिखाया था कोस्ट लाइन का डायरेक्शन, शेप, कोस्ट लाइन का आकार कैसा है वो भी डिसाइड करेगा ओशन करंट किस दिशा में मूव करेगा। अब यहाँ आप देख रहे हो ये जो अमेरिका है, ये वाला हिस्सा फैला हुआ है, ध्यान है, इसको अलास्का कहते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, इसको अलास्का कहते हैं, है ना, अलास्का। तो अमेरिका का मैप ध्यान से देखना, ये थोड़ा आगे की तरफ निकला हुआ पार्ट है, और एशिया और अमेरिका के बीच में एक नैरो वाटर बॉडी है जो दो बड़ी वाटर बॉडी को जोड़ रही है, आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ रही है, एशिया को अमेरिका से अलग कर रही है। ऐसी वाटर बॉडी को क्या कहते हैं? A narrow water body which is connecting two large water bodies which is separating two large land masses, क्या कहते हैं? यस, स्ट्रेट, जल संधि किया था ना हमने लास्ट में, ओशंस किए थे तब, पाक स्ट्रेट, जिब्राल्टार स्ट्रेट, यस यस रवीना, हर्षवर्धन, यस, याद है ना सभी को, जल संधि। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, which strait connects the Arctic Ocean and Pacific Ocean, या which strait separates the Asia from America। कौन सी जल संधि है जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, या क्वेश्चन ये आ जाएगा कौन सी जल संधि है जो एशिया को अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, सो यहाँ पर जो स्ट्रेट है इसका नाम क्या है? यस, बैरिंग स्ट्रेट। ये कौन सा स्ट्रेट है? बैरिंग स्ट्रेट, याद रखना कौन सा स्ट्रेट है ये? बैरिंग स्ट्रेट। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सी जल संधि आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है? बैरिंग स्ट्रेट। कौन सी जल संधि एशिया को अमेरिका से अलग करती है? बैरिंग जल संधि। ठीक है, मैंने आपको लिखाया था लास्ट पॉइंट की जो कोस्ट लाइन का शेप होता है वो भी आप जो ओशन करंट से उनकी डायरेक्शन को इफेक्ट करता है। तो यहाँ आप ये देख रहे हो, ये अपना कौन सा करंट आ रहा था? नॉर्थ पैसिफिक करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट आ रहा है, नॉर्थ पैसिफिक करंट आ रहा है ना। यहाँ इस कोस्ट लाइन का आकार ऐसा है, इस वजह से ये पानी क्या होगा, दो भाग में बट जाएगा। एक तो पानी ये ऐसा शेप है ना, तो यहाँ ये ऐसे घूम जाएगा अलास्का की वजह से, और फिर ये आके ठंडे पानी में ऐसे मिल जाएगा, एक छोटा सा गोला यहाँ बन गया। ठीक है, और बाकी पानी आपको पता है 30 डिग्री के आसपास वाटर का लेवल कम है क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा है, सैलिनिटी हाई है, पानी नीचे की तरफ बैठ रहा है। तो ये पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ यानी दक्षिण की तरफ मूव करेगा, ये पानी दक्षिण की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और जैसे ही ये आएगा ये किसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा? ईस्टर्ली वेन्स। और क्योंकि ये पानी इक्वेटर की तरफ आ रहा है, ये पानी इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तो ये कैसी करंट हो गई? कोल्ड करंट। कैसा करंट हो गया ये? कोल्ड करंट। इज इट क्लियर? कोल्ड करंट। ठीक है, दिस इज द कोल्ड करंट। और यहाँ ये जो एरिया है ये दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया जो एरिया आसपास में है ना, उसी के नाम पर करंट का नाम है। तो ये क्या पड़ रहा है? कैलिफोर्निया। तो इस करंट का नाम क्या हो गया? कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट। तो कैलिफोर्निया करंट किस तरह की करंट हो गई? कोल्ड करंट। याद रखिएगा, कैलिफोर्निया करंट किस तरह की करंट हो गई? दिस इज द कोल्ड करंट। कैलिफोर्निया करंट इज अ टाइप ऑफ
कोल्ड करंट। क्लियर है? इज इट क्लियर? कहीं कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यस? कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। और यहाँ अलास्का है ना, ये एक अलग जलधारा हो गई, और एक छोटा सा गायर यहाँ बन गया। गायर देखा था हमने, सर्कुलर मूवमेंट जहाँ है। तो यहाँ अलास्का है, तो अलास्का के नाम पे इसे क्या कह देंगे? अलास्का करंट। अब ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। अलास्का करंट किस तरह की करंट है? वार्म करंट की कोल्ड करंट? अलास्का किस तरह की करंट है? वार्म करंट की कोल्ड करंट? यस? देखो, ओयोशियो करंट भी उसी जगह चल रही है, अलास्का करंट भी उसी जगह चल रही है, दोनों एक ही लेवल पर है। लेकिन यस, वेरी गुड हर्षवर्धन, रॉबिन, सृष्टि, रवीना, यस राकेश, मोहिनी, वेरी गुड। ध्यान रखना, दोनों एक ही लेवल पर है, लेकिन अलास्का करंट इज अ वार्म करंट, ओयोशियो करंट इज अ कोल्ड करंट। क्योंकि अलास्का करंट किस तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, वार्म करंट है। ओयोशियो करंट किधर आ रहा है? नीचे की तरफ। तो अलास्का करंट आगे जाके ओयोशियो करंट में ही मिल जाता है। ठीक है ना? डायरेक्शन, दिशा निर्धारित करेगी, इज इट अ वार्म करंट और कोल्ड करंट। अब देखा जाए लॉजिकली, कैलिफोर्निया करंट का तापमान तो ज्यादा होगा अलास्का करंट की तुलना में। एम आई राइट? कैलिफोर्निया करंट का टेम्परेचर तो ज्यादा होगा ना अलास्का की तुलना में, क्योंकि कैलिफोर्निया तो अब दक्षिण की तरफ आ गया तो इसका तापमान बढ़ा होगा। अलास्का करंट उत्तर की तरफ गया तो इसका तापमान घटा होगा। समझ रहे हो? लेकिन अलास्का करंट क्योंकि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? वार्म करंट। कैलिफोर्निया किस तरफ आ रहा है? इक्वेटर की तरफ। तो हमें ये नहीं देखना है कि इस पानी का तापमान ज्यादा है, इसका कम है, तो इसको हम वार्म कोल्ड कहेंगे। हमें देखना क्या है? आसपास के एरिया की तुलना में इसका टेम्परेचर कितना है। आप मेरी बात समझो, जैसे ये अलास्का है, ये बर्फीला इलाका आ गया, ये पानी चल रहा है। मैं मान लूं यहाँ पे ये जो पानी चल रहा है इसका तापमान है 20 डिग्री। ठीक है, इसका तापमान मैंने माना, चलिए 20 डिग्री यहाँ पर पानी का तापमान है। ठीक है, अब ये अलास्का करंट जब ऊपर गया तो इसका तापमान हो गया 18 डिग्री। अलास्का करंट का तापमान हो गया 18 डिग्री, क्योंकि थोड़ा ऊपर गया तो कम होगा। और ये पानी जो नीचे की तरफ आ रहा है तो थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसका तापमान हो गया 21 डिग्री। 21 डिग्री। ठीक है, तो अब देखा जाए तो अलास्का करंट का तापमान तो 18 डिग्री है, कैलिफोर्निया का 21 डिग्री है, और हम अलास्का को कह रहे हैं वार्म करंट, कैलिफोर्निया को कह रहे हैं कोल्ड करंट, है ना? तो हमें तुलना पानी की पानी से नहीं करनी है। वी डोंट हैव टू कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ द करंट्स। हमें किससे तुलना करनी है? इस एरिया से। अलास्का में दिन में तापमान 15 डिग्री ही रहता है ओवरऑल, तो 15 की तुलना में 18 ज्यादा है। जमीन की तुलना में पानी का तापमान भले ही 3 डिग्री ज्यादा है, इसीलिए हम अलास्का करंट को वार्म करंट कह रहे हैं। ठीक, अब ये कैलिफोर्निया आ रहा है, कैलिफोर्निया का तापमान तो 21 डिग्री है, तो 21 तो गर्म है पानी, लेकिन इसकी तुलना में कैलिफोर्निया का तापमान है 35 डिग्री। कैलिफोर्निया का तापमान क्या है? 35 डिग्री। तो यानी आसपास के क्षेत्र की तुलना में कैलिफोर्निया का तापमान कम है, इसीलिए कैलिफोर्निया करंट को हम कोल्ड करंट कह रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? व्हाट आई वांट टू से? ऐसा मत कहिएगा कि अलास्का करंट कोल्ड है, कैलिफोर्निया वार्म है। नहीं, हमें तुलना करंट की करंट से नहीं करनी है, हमें किससे करनी है? सराउंडिंग एरिया से। आसपास के क्षेत्र का क्या टेम्परेचर है, उसकी तुलना में इसका तापमान कितना है।
क्लियर है कि नहीं ये चीज? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, यस प्लीज रिप्लाई, रिप्लाई तो करिए। ओके ओके, चलिए अब हम चलते हैं इधर ऑस्ट्रेलिया। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री नीचे यहाँ पे हवा कौन सी होगी? वेस्टर्ली विंड्स 60 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री के आसपास। 30 डिग्री यहाँ कहीं पड़ेगा, 30 डिग्री। यहाँ पानी का लेवल कम है, यहाँ पानी का लेवल ज़्यादा है। एक तो इक्वेटर पे रोज बरसात हो रही है, ऊपर से सारा पानी इधर इकट्ठा हो गया। सो दिस वाटर विल मूव टूवर्ड्स द साउथ। डेंसिटी डिफरेंस, वाटर लेवल डिफरेंस की वजह से जैसे ही पानी इधर आया वेस्टर्ली विंड्स के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। वेस्टर्ली विंड्स के इन्फ्लुएंस में होगा तो इस एरिया में पानी ऐसे घूमना शुरू कर देगा, ठीक है ना। ये ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट है, तो हम इसे क्या कहेंगे? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, नाम दिख रहा है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। कैसी करंट है ये? वार्म करंट है। पास में क्या पड़ रहा है? ऑस्ट्रेलिया। सो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, क्लियर है? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट विजिबल है, दिख रहा है ना आप लोगों को? अब हम यहां पर आए इस एरिया में, ठीक है। यहां वेस्टर्ली विंड्स है, आपको पता है नीचे इधर एंटार्क्टिका है। मैं कॉन्टिनेंट बना रही हूं नीचे, ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है। कौन सा कॉन्टिनेंट है ये? एंटार्क्टिका। याद है ना, ऑस्ट्रेलिया तो ऊपर ही खत्म हो गया। अच्छा आपको दिख नहीं रहा मैप, रुकिए। ये यहाँ एंटार्क्टिका आ गया, अब दिखा? हाँ ठीक है ना। ये कॉन्टिनेंट कौन सा आ गया? एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका, ठीक है ना। और याद करिए इस एरिया में 60 डिग्री के आसपास जमीन नहीं है, 60 डिग्री वेस्टर्ली विंड्स। तो इस एरिया में वेस्टर्ली विंड्स लगातार गोल गोल घूमेगी, तो पानी भी गोल गोल घूमता है, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमता है। याद आया? यस, तो पानी पूरा गोल घूम जाता है यहाँ पे। एंटार्क्टिक कौन सा करंट होगा यहाँ पर? यस, सिरकम एंटार्क्टिक करंट। यस, वेरी गुड। एंटार्क्टिका है, याद करो एंटार्क्टिका का मैप, चारों तरफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। याद आया? ये अर्थ, ये रहा एंटार्क्टिका। 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास हवा लगातार, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन नहीं है, पछुआ पवन बहती है तो पानी भी बहता है, तो ये सिरकम पोलर एंटार्क्टिक को घेर रहा है। तो ये वाली करंट हर ओशन के दक्षिण में आएगी, ठीक है ना। सो हम इसे क्या कहेंगे? एंटार्क्टिक सिरकम पोलर करंट, क्योंकि एंटार्क्टिक के चारों तरफ ये घूम रहा है, ठीक है ना। ये यही वाला करंट है एंटार्क्टिक। ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, आपको याद होगा जब हमने एंटार्क्टिक ओशन किया था। सिरकम इसको घेर रहा है, पोलर एरिया है ये। सो हम इसे क्या कहते हैं? एंटार्क्टिक सिरकम पोलर करंट। और ये हर ओशन के साउथ में आएगा, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअसली घूम रहा है, ठीक है। सो ये क्या हो गया? एंटार्क्टिक सिरकम पोलर करंट।
सो ये करंट हमें हर ओशन के दक्षिण में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? एंटार्क्टिक सरकम पोलर करंट, यस, ये यही वाला करंट है। इसको मैंने प्रॉपर पूरा व्यू बता दिया इधर। ये एंटार्क्टिक का कॉन्टिनेंट है, साउथ पोल पे 60 डिग्री के आसपास हवा चलती है तो पानी गोल गोल पूरा घूमता है। क्लियर है ये चीज? अब देखो, यहां पर पानी का लेवल ज्यादा, इधर पानी का लेवल कम हो गया, तो यहां पानी का लेवल ज्यादा है, 30 डिग्री के आसपास पानी का लेवल कम है, तो ये पानी मूव करना शुरू करेगा। लेकिन अब ये पानी किधर मूव कर रहा है? पोल से इक्वेटर की तरफ। तो ये करंट कैसा होगा? कोल्ड करंट। दिस करंट इज व्हाट? कोल्ड करंट। और अब ये ईस्टर्ली विंड्स की इन्फ्लुएंस में आ गया, ठीक है? तो ये करंट कैसी है? कोल्ड करंट। What is the name of this current? Any idea? Cold current. Yes? यहां पे कंट्री कौन सा है? यहां देश कौन सा है? पेरू है। यहाँ कंट्री कौन सा पड़ता है? ऊपर पेरू पड़ता है, नीचे चिली पड़ता है। तो पेरू के नाम पर ही इसको कहते हैं पेरू करंट। पेरू करंट, यस, वेरी गुड। ऑल्सो नोन एज हमबोल्ट करंट। हमबोल्ट करंट, पेरू करंट या फिर हमबोल्ट करंट। तो पेरू करंट किस तरह की जलधारा हो गई? ठंडी जलधारा, ठीक है? सो दीज आर द मेजर करंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? मैप में ही सारा विजिबल हो रहा है? प्लीज आप सभी रिप्लाई करें। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब आपके इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? ओके, क्वेश्चन कैसे बन सकते? सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा करंट वार्म करंट है, कौन सा करंट कोल्ड करंट है, या सीधा सीधा नाम आ जाएगा हमबोल्ट करंट किस ओशियन में बहता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन। क्लियर है? तो हमें, अगर आपको ये मैप याद रहा, आप इन करंट्स को ऐसे याद करोगे, वार्म करंट के नाम लिख ली, लिस्ट बना ली, कोल्ड करंट की लिस्ट बना ली, तो याद नहीं रहेगा। आपको याद रहेगा इस मैप के थ्रू, ठीक है ना? सो मैप बना लो और इसको ध्यान रख लो, वार्म करंट, कोल्ड करंट। क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो यहां पर क्या इफेक्ट होगा। इस एरिया में याद है सारा गर्म पानी इस तरफ आएगा, तो यहां गर्म पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। गर्म पानी इस क्षेत्र में ज्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इस एरिया की तुलना में इस एरिया का टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि इधर गर्म पानी इकट्ठा हो रहा है। होगा कि नहीं? टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इस एरिया में इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बरसात होगी, यानी ईस्ट कोस्ट पर भारी बारिश होगी। किसकी वजह से? इन करंट्स की वजह से। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे तापमान बढ़ रहा है, सारा गर्म पानी इस एरिया में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो जिस तरफ वार्म करंट्स आती हैं
बरसात लाती है, रेनफॉल लेके आती है। ठीक है, अब आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, यहां कहीं जापान आ जाता है, ये जापान है यहां कहीं। ठीक, इस एरिया के पास देखो ऊपर से आ रही है कोल्ड करंट, नीचे से आ रही है वार्म करंट। सो वार्म करंट और कोल्ड करंट मिल रही है। ठंडी जलधारा गर्म जलधारा, यहां पे हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, दोनों पानी एक साथ मिल रहा है। खारा पानी जो गर्म पानी इक्वेटर की तरफ का है और ऊपर का फ्रेश वाटर मीठा पानी आ रहा है, दोनों पानी जब जिस जगह पर पे भी मिलेंगे वहां पर एकदम से ये जो गर्म पानी है भाप लेके आई, ठंडे पानी ने एकदम से तापमान घटा दिया, तो इस एरिया में क्या होगा, बहुत सारा फॉग हो जाएगा, कोहरा हो जाता है। तो कोहरे जैसी स्थिति कहाँ बनी रहती है, वेर एवर द वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मीट्स। देखो इस एरिया में क्या बताया मैंने, टेम्परेचर बढ़ा। मैं आपको बता रही हूं इफेक्ट्स ऑफ दीज करंट्स, कि ये पानी बह रहा है उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। क्या इफेक्ट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें या इधर की बात करें, हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, भारी बरसात रहेगी, चाहे ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हो, हैवी रेनफॉल। ठीक है ना, फर्स्ट इफेक्ट तो ये हो गया, क्योंकि इस एरिया में सारा गर्म पानी इस एरिया में आ रहा है, तापमान को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब हम चले इस एरिया में, ये एशिया थोड़ा इधर लिख दूं मैं, एशिया। ठीक, इस एरिया में क्या हो रहा है, वार्म करंट और कोल्ड करंट मिल रहे हैं, गर्म जलधारा ठंडी जलधारा इस क्षेत्र में मिल रही है। तो जहां भी ऐसा सिचुएशन होगा, दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ठीक है ना, यहाँ क्या हो रहा है, जहां पे भी वार्म करंट कोल्ड करंट मिलते हैं एकदम से तापमान घटता है, कोहरा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो गर्म पानी है अलग मिनरल्स लेके आ रहा है, खनिज पदार्थ ला रहा है, ठंडा पानी जो ऊपर से आ रहा है अलग खनिज पदार्थ ला रहा है। सो ये एरिया जो होते हैं दे आर रिच इन मिनरल्स, खनिज पदार्थ के भंडार होते हैं। और जहाँ पे मिनरल्स अधिक होंगे वहाँ पे समुद्री जीव अधिक होंगे, समुद्री पौधे अधिक होंगे। जहाँ समुद्री पौधे समुद्री जीव अधिक होंगे वहाँ पे मछलियाँ बहुत अधिक होंगी। यानी वो एरियाज जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं, एक तो क्या होगा, डेंस फॉग, घने कोहरा हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, फिशिंग अच्छी होगी। फिशिंग ऐसे क्षेत्रों में अच्छी होती है। दिस इज द रीजन जापान लीड्स इन फिशिंग। जापान की जो मेजर इकोनॉमी है वो फिशिंग पे ही निर्भर करती है। यस, फाइटो प्लैंक्टन्स वगैरह। ठीक है ना, सो ये इफेक्ट मैंने आपको लिखा, यही साथ साथ में मैं आपको बता रही हूँ इफेक्ट्स ऑफ द ओशियन करंट्स, ओशियन करंट्स। तो एक इफेक्ट मैंने बताया, हैवी रेनफॉल हो रहा है कहाँ, इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में। ऊपर वाले एरिया में क्या इफेक्ट हो रहा है, जहां पे वार्म करंट कोल्ड करंट मिलते हैं वहां पे एक तो ये हो गया, इधर भारी बरसात। दूसरी जगह जहां पे वार्म करंट कोल्ड करंट मिलते हैं घना कोहरा होता है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, जापान में फिशिंग अधिक होने का क्या कारण है। जापान में फिशिंग का अधिक हो, देखो क्वेश्चन कैसा लग रहा है सुनने में, कि जापान में मछलियों का उत्पादन अधिक होता है, तो उसका क्या कारण है। तो कारण यही है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिल रही है इस एरिया में, वार्म करंट कोल्ड करंट्स आर मीटिंग इन दिस एरिया, इस वजह से। ठीक है, अब देखो जिस जगह पे ठंडी जलधारा आएगी तो वेरेवर द कोल्ड करंट विल मूव, ये 35 डिग्री इस एरिया में तापमान है, इस एरिया के तापमान को घटा देगी, तापमान घटा देगी। तो तापमान अगर घट गया तो बादल नहीं बनेगा, बारिश नहीं होगी। तो देखो फर्स्ट इफेक्ट बताया, सेकंड इफेक्ट बताया, थर्ड इफेक्ट क्या हो रहा है, लेस रेनफॉल,
तो ध्यान रखिएगा, जिस जिस दिशा में कोल्ड करंट्स चलते हैं वहां बहुत कम बारिश होगी। यहां भी ठंडी जलधारा चल रही है, सो लेस रेनफॉल, बारिश कम होगी। लेस रेनफॉल, बारिश कम होगी, तो इसका मतलब क्या? डेजर्ट्स, रेगिस्तान, रेगिस्तान बन जाएंगे। सो लेस रेनफॉल यानी डेजर्ट्स, मरुस्थल बनेंगे। अब याद करो, यहां पर रेगिस्तान का डिस्कशन हमने विंड्स में भी किया था, वेस्ट पार्ट पे रेगिस्तान बनते हैं, है ना? तो विंड्स में डिस्कशन किया, वहां क्या कारण था इस एरिया में डेजर्ट्स बनने का? इस एरिया में डेजर्ट्स बनने का क्या कारण था विंड्स का? यस, विंड्स का इस एरिया में डेजर्ट बनने का क्या कारण था? व्हाट वाज द रीजन? यस अब्दुल? शैडो रेनफॉल। बेटा शैडो रेनफॉल नहीं होता आकाश, शैडो रेंज शैडो एरिया होता है, बारिश नहीं होती। शैडो रेनफॉल किसी तरह की बरसात का नाम नहीं है, शैडो एरिया कहते हैं, रेन शैडो एरिया। ओके, यस मोहिनी, मॉइस्ट विंड्स, मॉइस्ट विंड रेगिस्तान का कैसे कारण बन जाएगी? मॉइस्ट विंड होगा तो बरसात होगी ना। यस मोहिनी, हाँ, मॉइस्ट विंड डज नॉट रीच, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि इस एरिया में कौन सी विंड्स बह रही है? ईस्टर्ली विंड्स बह रही है, तो पश्चिम तक जाते जाते सूख जाती है। मैंने आपसे क्या कहा था, प्रकृति में कहीं पर कोई घटना होती है तो उसके पीछे 10 कारण हो सकते, 10 रीजंस होंगे, ठीक है ना? तो यहाँ रेगिस्तान है, उसका सबसे बड़ा कारण हमने देखा था विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स बहती है इस एरिया में, यहाँ आते आते सूख जाती हैं, पहला कारण, इसलिए रेगिस्तान है। दूसरा कारण, इसी फैक्टर को और कौन बढ़ावा दे रहा है? कोल्ड करंट्स। आप देखो जहां जहां रेगिस्तान बने वहीं कोल्ड करंट्स चल रहे हैं, तो ये कोल्ड करंट क्या करेंगे? winds travel long from east to west, so forest in east part. yes हर्षवर्धन, हमने डिस्कस किया था कि इस तरफ भारी बरसात, जैसे जैसे हवा आगे चलेगी तो सूखा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्ट्स इन द वेस्ट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट? कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से महाद्वीप के पश्चिम भाग में मरुस्थल बनते हैं? तो पहला कारण तो ईस्टर्ली विंड्स, पूर्वी पवन। दूसरा कारण क्या हो गया? कोल्ड करंट्स। ये आसपास में देखो, जहां जहां रेगिस्तान है वहीं कोल्ड करंट्स आ रहे हैं। याद है, सोनारन डेजर्ट, एटकामा डेजर्ट, कोल्ड करंट की वजह से क्या होगा? पूरे एरिया का तापमान कम हो जाएगा, इवेपोरेशन नहीं होगा, बादल नहीं बनेंगे, बरसात नहीं होगी, ठीक है ना? एक और तीसरा कारण था कि ये 30 डिग्री के आसपास ज्यादा डेजर्ट बनते हैं, 20 से 30 डिग्री के बीच में। क्या आप मुझे बता सकते हो तीसरा कारण कौन सा है जिसकी वजह से रेगिस्तान 20 से 30 डिग्री के बीच में बनते हैं? Which was the factor that is responsible for the formation of deserts between 20 degree to 30 degree latitude? Yes, Mohini, डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स। यस, वेरी गुड। अब आपको समझ आया कैसे फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। हाँ, पहाड़ भी एक कारण है, यहाँ पर रॉकीज है और यहाँ पर एंडीज है, रॉकीज है और एंडीज है, तो पहाड़ों की दिशा भी एक कारण हो गई। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या कारण? लेकिन ये जो फिक्स है ना, 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, अगर करेक्ट एड्रेस हमको देना है रेगिस्तान का तो हम कहेंगे वेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, और कहाँ? 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। यस, एयर डिसेंड्स इन दिस एरिया। यस, हवा इस एरिया में, भूल गए,
इक्वेटर से हवाएं उठती हैं, सो 20 से 30 डिग्री के पास जाकर के गिरती हैं। याद आया, हमने किया था। ये अर्थ है, इक्वेटर से गर्म हवाएं उठती हैं तो 30 डिग्री के आसपास जाके गिरती हैं, और जिस एरिया में हवा धरती की तरफ आके गिरेंगी वहां पर बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी। क्लियर है ना ये चीज? तो यहाँ पर रेगिस्तान के 3-4 कारण हैं। अब आप क्वेश्चन देखिएगा ढंग से, किस रेगिस्तान के बारे में पूछा है और क्या क्या रीजंस है। ठीक है ना? और एक और चीज हो रही है यहाँ पर, ये जो पानी आ रहा है ठंडा पानी पोल से इक्वेटर की तरफ, कैसे आता है? यहाँ पर अपवेलिंग होती है। ठीक है, ये जहां जहां भी कोल्ड करंट्स चल रहे हैं, आप ऐसे समझो इक्वेटर से सारा पानी इधर चला गया, पानी का लेवल हाई, और जिस तरफ पानी का लेवल लो है तो समुद्र की सतह से पानी ऊपर की तरफ आ रहा है। फिर से याद करो, मैंने अभी बताया था, अगर ईस्टर्ली विंड्स ऐसे बह रही है तो पानी का लेवल इस तरफ ज्यादा हो रहा है, इस तरफ ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा? पोल से इक्वेटर की तरफ तो पानी आ रहा है, पोल से इक्वेटर की तरफ, पर कैसे आ रहा है? पोल से इक्वेटर की तरफ, समुद्र की सतह से पानी सतह की तरफ आ रहा है, ऐसे। ये पोल से इक्वेटर की तरफ पानी ऐसे जाएगा, तभी तो पानी के लेवल को ऊपर बढ़ाएगा। तो यहाँ क्या होती है? अपवेलिंग हो रही है। ये कोल्ड करंट्स ऐसे चलते हैं, समुद्र की तल से पानी समुद्र की सतह की तरफ आता है, और ये पानी जो नीचे से ऊपर आ रहा है, तो नीचे आपको पता है खनिज पदार्थ है, मिनरल्स। तो जहां जहां पे अपवेलिंग होती है वहां पानी में क्या बढ़ जाएगा? मिनरल्स अधिक हो जाएंगे, और जहां खनिज पदार्थ अधिक होंगे वहां पर पेड़ पौधे अधिक हो जाएंगे। पेड़ पौधे अधिक होंगे तो इस एरिया में मछलियां अधिक होंगी, फिश अधिक होंगी। आ गया समझ में? यानी इस एरिया में अपवेलिंग हो रही है। देखो मैं क्या बता रही हूँ, इफेक्ट्स ऑफ द ओशियन करंट। तो पहला प्रभाव हमने देखा भारी बारिश, दूसरा प्रभाव देखा डेंस फॉग होता है, फिशिंग अच्छी होती है, तीसरा कारण देखा डेजर्ट्स बनते हैं, फोर्थ इफेक्ट क्या होता है? अपवेलिंग होती है, क्योंकि जो ठंडा पानी सतह पे आता है समुद्र तल से ऊपर की तरफ आता है, अपवेलिंग होती। तो अपवेलिंग की वजह से क्या होगा? रिच इन मिनरल्स, खनिज पदार्थ की अधिकता हो जाएगी, और खनिज पदार्थ की अधिकता होगी तो क्या अच्छा हो जाएगा? फिशिंग अच्छा हो जाएगा, मत्स्य पालन यहाँ अच्छा होगा। तो ये रेगिस्तानी एरिया में जो लोग रहते हैं इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम फिशिंग होता है। आ गया समझ में? सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ओशियन करंट्स। यहाँ पे भारी बरसात, जहाँ ठंडी धारा गर्म जल धारा मिल रही है, डेंस फॉग होगा, फिशिंग अच्छी होगी। जिस एरिया में कोल्ड करंट्स चलेंगे तापमान गिर जाएगा तो बरसात नहीं होगी, रेगिस्तान रहेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ अपवेलिंग होगी। अपवेलिंग की वजह से दीज एरिया, चाहे ये कैलिफोर्निया का एरिया हो या पेरू का एरिया हो, दिस विल बिकम रिच इन मिनरल्स। खनिज पदार्थ की अधिकता की वजह से यहाँ बहुत मछलियाँ होंगी, बहुत मछलियाँ होंगी, फिशिंग अच्छी होगी। तो इज दिस क्लियर? कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, इस जलधार पूछेंगे पेरू करंट का क्या प्रभाव है दक्षिण अमेरिका पर। तो रेगिस्तान बन रहा है और लेकिन मत्स्य उत्पादन अच्छा होता है। तो इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट या कोई कंफ्यूजन? देन प्लीज मैसेज मी। इज इट क्लियर टू ऑल? यस हर्षवर्धन, सृष्टि, सबको क्लियर है? यस रवीना, मोहिनी, राकेश, रॉबिन, आकाश। चलिए, कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? चलिए, रेस्ट विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।